नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग कोटर एवं कोटर जोड़, कपलिंग और बियरिंग पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए सबसे पहले हम कोटर के विषय में जानते हैं। कोटर क्या है? कोटर एक समान मोटाई वाली आयताकार पच्चर होती है, जिसे इंग्लिश में वेज भी कहते हैं। ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये एक पच्चर है, वेज है कोटर। इसकी चौड़ाई में एक अंत्य सिरा टेपर होता है। जो आप देख रहे हैं ये वाला सिरा जो है, इसमें ये टेपर है, तिरछा है थोड़ा। इसका उपयोग आगे पीछे रेसिप्रोकेटिंग गति करने वाली शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। जोड़ी जाने वाली दोनों शाफ्ट के अंत्य सिरे को सॉकेट और स्पाइगट के रूप में बनाया जाता है। सॉकेट और स्पाइगट, और ये दोनों शाफ्ट जिस प्रकार के शाफ्ट है, इसको हम आगे और डिटेल में जानेंगे। कोटर में मेल खाता हुआ अक्ष के लंबवत आयताकार टेपर खांचा काटा जाता है। शाफ्ट के सॉकेट और स्पाइगट अंत सिरों को संरेखित करके उन्हें बंधक बनाने के लिए कोटर डाल दिया जाता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो है, इसमें स्पाइगट और सॉकेट है, दो शाफ्ट हैं, इसमें इनके बीच में खांचा काट दिया है ताकि ये जो कोटर है ये आसानी से इसके अंदर डाली जा सके। नेक्स्ट हम कोटर जोड़, ये है कोटर जोड़ जिसकी हम बात कर रहे थे। स्पाइगट, ये स्पाइगट एंड है, और ये जो है दूसरा जो है ये सॉकेट एंड है, और इन दोनों में बीच में खांचा काट दिया गया है, और ये बीच में जो कोटर जो है इसको डाल दिया गया है। इस प्रकार से ये स्पाइगट एंड वाली शाफ्ट और सॉकेट एंड वाली शाफ्ट जो है दोनों जुड़ जाएंगी, और ये इसका जो है 1/4 क्रॉस सेक्शन करके दिखाया गया है। अब हम जानेंगे कोटर जोड़ और कोटर जोड़ के प्रकार। कोटर जोड़ जो है निम्नलिखित तीन तरीके से होता है: स्लीव और कोटर जोड़, जिब और कोटर जोड़, सॉकेट और स्पाइगट अंत के साथ जोड़। अब इन तीनों को हम डिटेल में जानेंगे। ये स्लीव और कोटर जोड़। स्लीव और कोटर जोड़ में आप देखेंगे कि ये जो रोड एंड है, ये शाफ्ट को पूरी तरह से इस स्लीव ने ढक लिया है। अब शाफ्ट में भी और स्लीव के अंदर भी खांचा काट दिया गया है कोटर के लिए, जिसमें 2 कोटर लगाई गई है। तो यहाँ पे इसका 1/4 क्रॉस सेक्शन करके दिखाया गया है कि देखिए, ये नीचे वाली जो शाफ्ट है जिसको रोड एंड कहा गया है, इसमें भी खांचा काट दिया है ताकि कोटर अंदर से आसानी से जा सके। और ये जो बाहर स्लीव जो है शाफ्ट को ढके हुए है, इसमें भी खांचा काट दिया गया है, और फिर उसके बाद इसमें 2 कोटरों को डाल दिया गया है। यहाँ पे भी इसका 1/4 क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है स्लीव और कोटर जॉइंट का। नेक्स्ट है हमारा जिब तथा कोटर जोड़। जिब तथा कोटर जोड़ में इसमें वर्गाकार तथा आयताकार अनुप्रस्थ काट वाले कंपोनेंट को जोड़ने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, और मुड़ने से बचाने के लिए अंत सिरों पर फोर्क के रूप में लगाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये एक फोर्क एंड है, शाफ्ट है जिसका जो है फोर्क एंड है, और ये दूसरी शाफ्ट है। इन दोनों शाफ्ट को जोड़ने के लिए ये अनुप्रस्थ का आयताकार और वर्गाकार अनुप्रस्थ काट की है, ये क्रॉस सेक्शन की है। और इसमें ये जिब कोटर जो है, इसमें आप देखेंगे ये पिछले कोटर जोड़ में हमने देखा था कि इस तरह की कोटर थी, और इसमें जिब कोटर जोड़ दिया गया है। तो कोटर की जो आकृति है, आकार है, वो इस प्रकार से जिब आकार में बनाई गई है, इसीलिए इसे जो है जिब तथा कोटर जोड़ कहते हैं। और इसमें आपको जिब और कोटर की अलग अलग जो है इसमें डायमेंशंस दी गई हैं। ये जिब है इसका, ये कोटर है, ये स्ट्रैप है, ये रोड है। उसके बाद हमारा आता है सॉकेट और स्पाइगट जोड़ के साथ कोटर जोड़। अब आप देखेंगे इसमें ये जो है सॉकेट जोड़ है, ये हमने शुरू में भी देखा था, सॉकेट जोड़ है, और ये जो है स्पाइगट जोड़ है। इन दोनों को जोड़ने के लिए पहले तो इसमें बीच में खांचा काट दिया है ताकि इसके अंदर जो है कोटर आसानी से जा सके, और फिर दोनों को इसके अंदर डाल के मिला के
बीच में जो है कोटर हम डाल देते हैं, जिससे दोनों स्पैगेट और सॉकेट एंड जुड़ जाते हैं। ये देखिए इसका दूसरा, ये हमने शुरू में चित्र देखा था सॉकेट और स्पैगेट एंड का, और इसका ये 1/4 क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। यहाँ पे स्पैगेट और सॉकेट की जो है ड्राइंग दी गई है। इसमें ये जो है ये है पूरा सॉकेट एंड, और ये जो बीच में इसके अंदर डला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है स्पैगेट एंड है, और दोनों के बीच में खांचे डाल के बीच में कोटर डाल दी गई है। अलग अलग डायमेंशंस हैं कोटर की, इसकी चौड़ाई है, यहाँ से इसकी विड्थ है स्पैगेट और सॉकेट की, ये इसका डायमीटर है सॉकेट का। इस प्रकार से सॉकेट और स्पैगेट एंड के साथ जो है कोटर को जोड़ा जाता है। उसके बाद है नकल जोड़। नकल जोड़ से पहले हम जानेंगे कि अब जोड़ने के लिए पिन का उपयोग करते हैं। अभी तक हमने कोटर का उपयोग किया था, तो अब हम जो है जोड़ने के लिए पिन का उपयोग करते हैं। जिस पिन का उपयोग करते हैं वो नकल पिन कहलाती है। दिए गए चित्र में ये इस पिन का उपयोग किया गया है, ये नकल पिन है। कोटर के समान शाफ्ट को जोड़ने के लिए बेलनाकार पिन का भी उपयोग किया जाता है। शाफ्ट के एक एंड पर छिद्रयुक्त फोर्क के समान बनाया जाता है। ये एंड जो है जैसे आप देख रहे हैं, ये फोर्क एंड की तरह बनाया गया है, जिसे हम फोर्क एंड कहते हैं, तथा शाफ्ट के दूसरे सिरे को आई एंड कहते हैं। आप जो देखेंगे कि एक जो है ये फोर्क एंड है, यहाँ लिखा भी हुआ है ये फोर्क एंड, और दूसरा जो है ये आई एंड है। दोनों इस शाफ्ट को बनाया जाता है। आई एंड को फोर्क एंड के छिद्रों में संरक्षित करके फिट कर दिया जाता है। अभी दोनों को जो है बीच में जोड़ दिया जाएगा, ऐसे करके संरक्षित करके फिट कर देगा। और दोनों छिद्रों वाली, एक छोटे छिद्रों वाली बेलनाकार कॉलर पिन को आई तथा फोर्क एंड में डालकर, अब ये वाली जो पिन है पिन को इसको इसके अंदर डाल देंगे इधर की तरफ, और उसके बाद इस कॉलर से जो है इसको ढक देंगे। उसी स्थिति में एक कॉलर का उपयोग करते हुए एक छोटी टेपर पिन या स्प्लिट पिन के द्वारा बंधक बना दिया जाता है। जब ये जो है नकल पिन इसमें डाल दी जाएगी, इधर से कॉलर डाल दी जाएगी, और उसके बाद ये जो टेपर पिन जो है छोटी सी, इसको जो है इस वाले छेद में डाल के इसको पूरी तरह से लॉक कर देंगे। तो इस प्रकार नकल जोड़ जो है तैयार होता है, जो कि अभी हम इस चित्र में देख रहे हैं। पूरी तरह से नकल जोड़ है। ये फोर्क एंड है और ये वाला आई एंड है। आई एंड के बीच में जो है ये नकल पिन दोनों को जोड़ के डाल दी गई है। ऊपर से ये जो कॉलर है, कॉलर इसके अंदर डाल दिया गया है, और इसके अंदर ये छोटी सी टेपर पिन डाल के इसको फिक्स कर दिया गया है। ऊपर वाले चित्र में देखेंगे तो ये छोटी सी टेपर पिन है। ये पूरा का पूरा जो है नकल पिन है बड़ी वाली, और इधर जो है ये फोर्क एंड है, ये आई एंड है। दोनों को जोड़ करके नकल जोड़ तैयार किया गया। उसके बाद जानेंगे हम कपलिंग के विषय में। दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं, घूमने वाली शाफ्ट है, एक ही अलाइनमेंट में, एक ही संरेखित डायरेक्शन में अगर दोनों शाफ्ट जुड़ी हैं, तो उसके लिए हम जो है कपलिंग का प्रयोग करते हैं। कपलिंग में जो है हम शाफ्ट के दोनों तरफ जो है इस प्रकार की कपलिंग लगा देते हैं। इस दूसरी शाफ्ट में ये कपलिंग लगी हुई है, और फिर दोनों कपलिंग को जोड़ने के लिए नट बोल्ट्स की सहायता से जोड़ दिया जाता है। दूसरा उदाहरण ये भी है, ये वाली कपलिंग दूसरी शाफ्ट के साथ जुड़ जाएगी, और ये वाली कपलिंग जो है एक दूसरी शाफ्ट के साथ जुड़ जाएगी, और दोनों को फिर जो है नट बोल्ट से जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार जो है कपलिंग तैयार होती है। कपलिंग के भी जो है मेन दो प्रकार हैं। इसमें एक है फ्लेंज कपलिंग, दूसरी है ऑफ कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग के बारे में जानेंगे। ये है फ्लेंज कपलिंग, जिसमें जो है शाफ्ट के ऊपर ये फ्लेंज बनाया जाता है। जो आप देख रहे हैं इसको शाफ्ट के ऊपर लगा दिया जाता है, ये फ्लेंज है, और फिर इन फ्लेंजों को जो है नट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसे हम फ्लेंज कपलिंग कहते हैं। फ्लेंज कपलिंग के भी जो है कई प्रकार हैं। फ्लेंज कपलिंग में है अनप्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग, यहाँ असंरक्षित आएगा, अनप्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग। फिर है संरक्षित फ्लेंज कपलिंग, प्रोटेक्टिव फ्लेंज कपलिंग है, ठोस या फोर्स्ड फ्लेंज कपलिंग है। अनसंरक्षित फ्लेंज कपलिंग के बारे में जानेंगे हम। यह कपलिंग का मानक और स्टैंडर्ड फॉर्म है। ज्यादातर जो है इसी प्रकार की स्टैंडर्ड कपलिंग जो है हम जानते हैं। अनप्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग को स्टैंडर्ड रूप में कपलिंग जानते हैं। इसका अधिक उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। दो समान कास्ट आयरन फ्लेंज होते हैं इसके अंदर, जिसमें शाफ्टों को शंक टेपर कुंजी की सहायता से आबद्ध कर दिया जाता है। दोनों शाफ्टों के सिरों पर लगाई गई फ्लेंज
आमने सामने एक ही लाइन में रखा जाता है। फ्लैंज को पृष्ठ और नट बोल्ट की सहायता से एक दूसरे को कसकर जोड़ा जाता है। और सभी बोल्टों और छिद्रों को ठीक प्रकार से फिर फिट कर देना चाहिए, जिससे वे एक फ्लैंज पर टॉर्क संचारित कर सकें। और इसे नट बोल्ट के सिरे फ्लैंज से बाहर निकले हुए थे, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो फ्लैंज है, फ्लैंज के नट और बोल्ट के सिरे थोड़े बाहर निकले हुए हैं, जिससे दुर्घटना की भी थोड़ी संभावना बनी रहती है। ये अनप्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग की थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। तो ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये अनप्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग है, जैसे कि पीछे भी चित्र में हमने देखा था। इसमें नट बोल्ट्स जो है वो बाहर लगे रहते हैं, घूमते वक्त भी जो है इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अब हम जानेंगे अनप्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग की डायमेंशंस के बारे में। इसमें शाफ्ट को एक लाइन में बने रखने के लिए फ्लैंज के सामने और स्पाइगट और सॉकेट एंड बनाए जाते हैं। असंरक्षित फ्लैंज कपलिंग को निम्नलिखित अनुपातिक माप में दर्शाए गए हैं। इसमें जो हब का व्यास है, यहाँ पे जो हब है वो ये है, ये हब है पूरा। हब का व्यास जो है 1.8 डी प्लस में 5 mm है। हब की लंबाई जो है, हब की लंबाई आप देखेंगे इसमें 1.3 डी प्लस में 3 mm है। पिच वृत्त का व्यास जो है, पिच सर्कल जो डायमीटर होगा इसका वो 2.2 डी प्लस में 35 mm है। और फ्लैंज की मोटाई जो है वो 0.3 डी से 33 डी से प्लस में 4 mm है। इसमें बोल्ट की संख्या जो है उसको निर्धारण करने के लिए हम, अगर कपलिंग का जो डायामीटर है, शाफ्ट का डायामीटर है, सॉरी, कपलिंग शाफ्ट का डायामीटर अगर 55 mm तक का है, तो हम बोल्ट की संख्या जो है, ये जो इसके अंदर बोल्ट लगाया हुआ है इसकी संख्या हम 4 लेंगे। और अगर शाफ्ट का डायामीटर जो है वो 55 से 150 mm, तब हम बोल्ट की संख्या जो है 5 लेंगे। अब हम आते हैं संरक्षित फ्लैंज कपलिंग के बारे में। संरक्षित फ्लैंज कपलिंग में इसमें बोल्ट और शीर्ष तथा नटों को ढकने के लिए दोनों फ्लैंज के बाहरी ओर गोलाकार तिरछा उभार दे दिया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि इस चित्र में ये उभार दे दिया गया है। इस उभार के अंदर जो है ये नट जो है इसके अंदर डाले गए हैं, जिससे घूमते वक्त जो है जब ये घूमेगा तो इसे दुर्घटना की संभावनाएं नहीं रहती है, कम रहती हैं। तो ये इसके ऊपर ये फ्लैंज करके नटों को जो है सुरक्षित कर दिया गया, जिससे कार्य करने वाले व्यक्ति के कपड़े नट और बोल्ट में फंसते नहीं है और इससे सुरक्षा प्राप्त होती है। अब फ्लैंज के बाहरी सिरे पर नट और बोल्ट को ढकने वाले भाग को सराउंड कहते हैं। ये जो ऊपर की ओर थोड़ा सा है तो इसको सराउंड कहते हैं। शाफ्टों को एक ही रेखा में बनाए रखने के लिए स्पाइगट और सॉकेट बनाए जाते हैं। कभी कभी संरक्षित फ्लैंज कपलिंग की बेल्ट पुली के रूप में भी उपयोग किया जाता है। शाफ्ट को रखने एक आरेखन में तथा सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कपलिंग में अलग अलग डिजाइन भी दी जाती है। तो आप ये देख रहे हैं, ये संरक्षित फ्लैंज कपलिंग का एक उदाहरण है। और इसमें थोड़ा बहुत डिजाइन में अंतर करके भी फ्लैंज कपलिंग संरक्षित बनाई जाती है। अब हम संरक्षित फ्लैंज कपलिंग के डायमेंशंस के बारे में देखेंगे। संरक्षित फ्लैंज कपलिंग के लिए निम्नलिखित अनुपातिक माप दर्शाए गए हैं। हब का व्यास जो इसमें आप देख रहे हैं, ये हब बना हुआ है, जो ये हब का व्यास जो है 1.8 डी प्लस में 5 mm जो है इसका हब का व्यास है। हब की लंबाई 1.3 डी जमा 3 mm है। पीसीडी जो है पिच सर्कल डायमीटर है 2.2 डी जमा 35 mm। फ्लैंज का जो बाहरी व्यास है वो 2.6 डी प्लस में 78 mm है। फ्लैंज की जो मोटाई है वो 0.33 डी प्लस में 3 mm है। सराउंड की चौड़ाई जो है, जो आप सराउंड ऊपर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये सराउंड है, इसकी जो चौड़ाई है वो फ्लैंज की मोटाई जमा नट की ऊंचाई और जमा 3 mm है। और इस तरह सराउंड की मोटाई जो है 6 से 10 mm हम रखते हैं सराउंड की मोटाई। इस प्रकार से फ्लैंज कपलिंग के अलग अलग माप जो हैं होते हैं। उसके बाद आती है एक तीसरी प्रकार की कपलिंग है, जिसे फोर्स या ठोस या फोर्स्ड फ्लैंज कपलिंग कहते हैं। इसमें शाफ्ट सिरों पर फ्लैंज बनाई जाती है और ठोस सॉलिड फोर्स्ड की होती है। फ्लैंजों के सर रहित टेपर बोल्ट से जोड़ा जाता है, जिसमें बॉस नहीं होने के कारण पीसीडी जो है पिच व्यास छोटा हो जाता है। और स्पाइगट और शाफ्ट की जो बनावट है वो स्पाइगट और सॉकेट एंड की तरह जो है संरक्षित किया जाता है। अब हम जानेंगे दूसरी प्रकार की कपलिंग, जिसे हम कहते हैं मफ कपलिंग।
फ्लेंज कपलिंग के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं, जान लिए हैं। मफ कपलिंग जानेंगे। मफ कपलिंग में शाफ्ट के ऊपर जो है ये पूरी तरह से एक मफ लगा दिया जाता है। इस मफ को इसके साथ जो है शाफ्ट के साथ खांचा काट के बीच में की डाल दी जाती है। इस प्रकार से जो है मफ कपलिंग तैयार की जाती है। मफ कपलिंग के भी जो है प्रकार हैं। इसमें ठोस मफ कपलिंग आती है, इसको सॉलिड मफ कपलिंग कहते हैं। उसके बाद जो है इसमें अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग है, हाफ लेफ्ट मफ कपलिंग कहते हैं। सबसे पहले हम ठोस मफ कपलिंग के बारे में जानेंगे। मफ कपलिंग का उपयोग जो है छोटे आकार के शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये कास्ट आयरन से बंद होता है, जिसे मफ या बॉक्स कहते हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये कास्ट आयरन का है। इसे ये पूरा का पूरा ये जो मफ है, और इसमें दो शाफ्ट को जो है ना आपस में जोड़ा गया है, बीच में की फिट की गई है। शाफ्ट की व्यास के क्रम से 2 या 3 गुना होती है तथा मफ तथा शाफ्ट को जिब शीर्ष शंख कुंजी का उपयोग करके टाइट किया जाता है। ये बीच में जो इसके अंदर फंसाई हुई है ये जिब शीर्ष शंख कुंजी है। यद्यपि ये कपलिंग महंगी है, परंतु हल्का व कम जगह घेरने के प्राय मराइन इंजीनियरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। बुश और पिन टाइप अब आप देखेंगे नेक्स्ट में स्प्लिट मफ कपलिंग। ये भी मफ कपलिंग का एक प्रकार है। इसमें ये जो है ये दिखाया गया है पूरी तरह से जो मफ है ये स्प्लिट हो जाता है, ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। और नीचे इसका जो है आइसोमेट्रिक व्यू हाफ 1/4 क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया है। इस कपलिंग में मफ के दो अर्धाकार बेलना के भाग को लॉन्गिट्यूडनी अनुदैर्ध्य प्रकार से विभाजित किया जाता है, जिसे नट या बोल्ट की सहायता से बाद में जोड़ा जाता है। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो लॉन्गिट्यूडनली जो है इसको हम विभाजित कर देंगे, और उसके बाद इसमें जो है जब जोड़ना होता है तो इसको लगा करके इसमें नट बोल्ट हम टाइट कर देते हैं। बोल्ट की जगह हम स्टड का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों शाफ्टों को आबद्ध करने के लिए फीदर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। बीच में आप देखेंगे यहाँ पे ये शाफ्ट है, ये मफ है, और इसमें ये छोटी सी जो इधर फीदर कुंजी का उपयोग किया गया है। इस प्रकार के कपलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां शाफ्ट के किनारे से मफ इंसर्ट करना संभव नहीं होता है, उस वहां पे इसको हम अलग अलग दो स्प्लिट भागों में बांट के फिर इसको जोड़ के और फिर हम नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। नेक्स्ट है अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग, हाफ लैप मफ कपलिंग इसे कहते हैं। ये इसमें पूरा का पूरा मफ है जो हाफ लैप में है, और बीच में शाफ्ट है, दो शाफ्ट और बीच में एक की जोड़ी गई है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दोनों शाफ्ट के को छोटी दूरी और एक दूसरे पर चढ़े होते हैं, और चढ़ाव होने के कारण जो है वो शाफ्ट कमजोर हो जाती है। अतः मफ में जो शाफ्ट का भाग है वह 20% बढ़ा दिया जाता है, और लैप का जो टेपर होता है वो 1:12 दिया होता है। मफ का व्यास तथा लंबाई शाफ्ट के व्यास से लगभग दुगनी होती है। इसमें मफ में शाफ्ट को जोड़ने रखने के लिए खोखली शेडल की का उपयोग करते हैं। होलो शेडल की जो है बीच में इसमें डाली गई है, आप देखेंगे ये बीच में होलो शेडल की है, और ये मफ है, और इसमें शाफ्ट एक दूसरे के ऊपर थोड़ी सी चढ़ी होती है, जिसे हम हाफ लेफ्ट जो है मफ कपलिंग कहते हैं। अन्य तरह की कपलिंग जो है आप देखेंगे उसमें एक है हुक ज्वाइंट आती है, इसको यूनिवर्सल कपलिंग कहते हैं। ये जो चित्र दिखाया गया है ये हुक ज्वाइंट का है, इसको यूनिवर्सल ज्वाइंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग भी कहते हैं। इसका प्रयोग जो है अगर असंरेखित दो शाफ्ट हैं, आप देखेंगे नीचे वाले चित्र में यहाँ जो शाफ्ट है इतनी ऊपर है और ऊपर वाली शाफ्ट जो है इतनी ऊपर है, तो दोनों असंरेखित हैं, एक रेखा में नहीं है। तो ऐसे में पावर ट्रांसमिशन करना हो तो हम हुक ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं या यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग करते हैं। ये बीच में यूनिवर्सल जो एक छड़ लगाई गई है, और यहाँ पे यूनिवर्सल कपलिंग है, एक ये है और एक ये है। तो असंरेखित अगर आपको पावर ट्रांसमिशन करनी है तो हम यूनिवर्सल या हुक ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरह की ये क्लॉक कपलिंग है, एक क्लच की तरह से क्लॉक ही है, जबड़े की तरह इसके पकड़ लेते हैं, तो ये भी एक तरह की कपलिंग है। तीसरी है ओल्डम कपलिंग। ओल्डम कपलिंग भी जो है अगर असंरेखित शाफ्ट है, देखो एक यहाँ पे शाफ्ट की जो रेखा ये अलग है एक्सिस, और यहाँ पे शाफ्ट की एक्सिस अलग है, दोनों में पावर ट्रांसमिशन करना हो तो हम ओल्डम कपलिंग जो है बीच में एक डिस्क लगा देते हैं। ये डिस्क जो है इसमें और इसमें लेफ्ट और राइट डिस्क के बीच में जो है सेंटर वाली डिस्क घूमती रहती है, तो इस तरह से पावर इसमें ट्रांसफर हो जाती है ओल्डम कपलिंग में। एक और तरह की जो है कपलिंग वो कॉनिकल फ्रिक्शनल क्लच इसको बोलते हैं। क्लच का आपने देखा होगा प्रयोग, बाइकों में भी, गाड़ियों में भी, ऑटोमोबाइल में होता है। तो क्लच में पावर ट्रांसमिशन के लिए बार बार इसको जोड़ना और हटाना पड़ता है।
यहाँ पे जो है ना ये ड्रिवन शाफ्ट है, यहाँ पे ड्राइविंग शाफ्ट है, यहाँ से इंजन की पावर आएगी और ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर जो है हमें पावर भेजनी है। तो ऐसे में यहाँ पे जो इसमें इस शाफ्ट और इस शाफ्ट के बीच में बार बार आपने देखा होगा क्लच दबाते रहते हैं, तो एंगेज और डिसएंगेजमेंट होती है। तो वहां पे कपलिंग करने के लिए हम कॉनिकल फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा हब है, ये पूरा का पूरा ड्रिवन शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, और इधर वाला जो कॉनिकल शेप है ये पूरा का पूरा ड्राइवर शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। अब इन दोनों के बीच के टच जो है, ये ब्लैक कलर की आप देख रहे हैं जो कोनिकल फ्रिक्शनल सरफेस, केवल इसी से ही ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो जब हम इसको एंगेज करते हैं तो ये जो है ये दोनों के दोनों यहाँ पे इसके बीच में फ्रिक्शन से इसके बीच में एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट के कारण जो है शाफ्ट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, पावर जो है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में ट्रांसफर होती रहती है। उसके बाद हम जानेंगे बेरिंग के बारे में। बेरिंग आप जो है नॉर्मली सभी अपनी लाइफ में देखते हैं, जहां पे भी घूमने वाली शाफ्ट बड़ी आसानी से घुमाना हो उसको और साथ में सपोर्ट देना हो तो हम बेरिंग का उपयोग करते हैं। हमने देखा भी होगा बॉल बेरिंग की एक प्रकार जो है जनरली हम दैनिक जीवन में हम देखते हैं बेरिंग का प्रकार जिस तरह से ये है। तो इसके कार्य के बारे में जानेंगे। मशीनों के स्पिंडल एवं लंबी शाफ्ट को सहारा देने के लिए, पुर्जों को सही स्थिति में रखने के लिए जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं उसे हम बेरिंग कहते हैं। उसके अलावा निम्न इसके उपयोग हैं। शाफ्ट को सही स्थान पर पकड़ और गाइड करने के लिए, शाफ्ट को चलाते समय घर्षण कम हो करने के लिए, शाफ्ट और स्पिंडल को सहारा देने के लिए, और शाफ्ट को बिना किसी रुकावट के चलाने और गति को तेज करने के लिए बेरिंग का उपयोग किया जाता है। बेरिंग की धातु के बारे में जानेंगे। बेरिंग की कितनी प्रकार की धातु होती हैं। तो कुछ बेरिंग जो है वो ब्रास बेरिंग में ब्रास का भी इस्तेमाल होता है। ब्रास में 70% जिंक होता है, 30% तांबा होता है। इसका उपयोग प्राय बुश में किया जाता है। बेरिंग के अंदर बुश, स्प्लिट और जर्नल बेरिंग बनाने के लिए हम ब्रास का उपयोग करते हैं। उसके बाद गन मेटल का भी उपयोग बेरिंग में किया जाता है। गन मेटल ये ब्रास की अपेक्षा ज्यादा कठोर होती है। इसमें कॉपर, जिंक, टिन आदि धातु होती हैं और धातु पर पानी और वातावरण का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। यह कोरोजन का प्रतिरोधी होती है। इसी प्रकार एक तीसरी धातु ब्रोंज का इस्तेमाल होता है। इसमें जो है 88% तांबा होता है, 10% टिन होता है और 2% लिड का अलॉय होता है। तो ये ब्रास की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा कठोर होती है। इसे आसानी से कास्ट भी कर सकते हैं और इसका प्रयोग भी जो है वो बुश में, बेरिंग के अंदर एक बुश एक पार्ट होता है उसके अंदर करते हैं और जर्नल बेरिंग बनाने के लिए इसको किया जाता है। एक और धातु है वो है फॉस्फर ब्रोंज। ये धातु साधारण ब्रोंज की अपेक्षा ज्यादा कठोर होती है, नमक के पानी और कोरोजन का प्रतिरोधी होती है। साधारण कार्यों के बेरिंग बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है वो धातु मैग्नीज ब्रोंज है, इसका भी उपयोग करते हैं। ये फास्फर ब्रोंज की अपेक्षा ज्यादा कठोर होती है, इस पे जंग नहीं लगता है। ये प्रयोग प्राय ऐसे बेरिंग बनाने के लिए किया जाता है जहां पर लोड भारी और मध्यम गति से चलाना हो। एक व्हाइट मेटल जो है धातु होती है, इसमें टिन जो है 87% होता है और 3.5% कॉपर होता है और इसका अलॉय बनी होती है और इसमें कठोरता जो है निम्न गलनांक बिंदु का गुण जो होता है इसमें, और धातु का प्रयोग इसमें शेल बेरिंग में लाइनिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग गलनांक बिंदु कम होने के कारण जो है इसका लाइनिंग के लिए उपयोग होता है। बेबिट धातु का भी उपयोग होता है बेरिंग में। बेबिट धातु में 87% टिन होता है और 4% तांबा और 8.2% एंटीमनी का मिला करके बेबिट धातु बनाई जाती है। इसका प्रयोग भी शेल बेरिंग में लाइनिंग के लिए किया जाता है ताकि अगर घिसना भी हो तो पूरी शेल बेरिंग खराब ना होकर उसकी लाइनिंग खराब हो जाती है तो फिर लाइनिंग को बदल दिया जाता है तो पूरी बेरिंग हमारी बच जाती है। उसके बाद कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन ये सबसे सस्ती होती है। आपने देखा होगा नॉर्मली जो भारी ढलवा लोहे होते हैं उनको कास्ट आयरन कहते हैं। हल्की लोड व धीमी गति के उपयोग करने के लिए कास्ट आयरन कहते हैं। इसको आसानी से कास्ट किया जा सकता है। बेरिंग के लिए कुछ सिंथेटिक मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो सिंथेटिक मटेरियल है जैसे प्लास्टिक, ये सभी आप जानते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक जो है वो बेरिंग मटेरियल में प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य कारण होता है कि इसमें जंग नहीं लगता, आवाज जो है वो कम होती है, इसे आसानी से अलग अलग आकारों में मोल्ड कर दिया जाता है
और उस पर लुब्रिकेशन की भी आवश्यकता नहीं होती। तो बेरिंग के लिए कई प्रकार के बेरिंग मटेरियल प्रयोग में ले जाते हैं। उसके बाद जो है फिनोलिक्स और नायोलाइन भी आती है, जो आगे हम जानेंगे। ये लेमिनेटेड फिनोलिक्स जो है, इसे कॉटन फैब्रिक या एस्बेस्टस आदि को फेनोलिक रीजन में जोड़कर बनाया जाता है। इसमें उच्च सामर्थ्य पर झटके को आसानी से मटेरियल ताप और इसको ठंडा रखने के लिए सावधानी बरतनी होती है। ये आप चित्र में जो देख रहे हैं वो फेनोलिक मटेरियल है। दूसरा जो प्रकार है वो है नायलॉन। नायलॉन का भी उपयोग होता है, आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसमें स्वतः सेल्फ लुब्रिकेशन होता है। नायलॉन भी आपने देखा होगा कि बहुत ही स्मूथ होता है, चिकना होता है, इसमें रगड़ की गर्मी पैदा कम होती है। इस मटेरियल को से बना बेरिंग भी जो है हल्के लोड के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो है वो है टेफ्लॉन। इस मटेरियल से बने बेरिंग अधिक तापमान जो है रेंज तय कर सकते हैं। टेफ्लॉन भी आपने देखा होगा कि जो है ना कुकिंग में ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा तापमान जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, और फिर भी इसका लुब्रिकेटिंग गुण जो है रसायन प्रतिरोधी और कम घर्षण गुणांक जो है ताप से आदि इसमें काफी गुण जो है पाए जाते हैं। टेफ्लॉन का भी बेरिंग में इस्तेमाल होता है। वो हम बेरिंग के प्रकार के बारे में जानेंगे। बेरिंग जो है मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। एक है प्लेन बेरिंग, दूसरा है घर्षण विरोधी बेरिंग, जिसको एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कहते हैं। प्लेन बेरिंग जो है वो जानेंगे पहले। उसमें सॉलिड बेरिंग आता है और बुश बेरिंग आता है। ज्यादातर जितने भी बुश बेरिंग हैं वो सब प्लेन बेरिंग में आते हैं। एडजस्टेबल स्लाइंग बेरिंग आता है, स्प्लिट बेरिंग आता है और थ्रस्ट बेरिंग आता है। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में आप जानेंगे सबसे मेन होता है बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग। ये एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के अंदर आता है। आप देख भी रहे हैं ऊपर बेरिंग के कई प्रकार हैं इसमें। बॉल बेरिंग में सिंगल रो बॉल बेरिंग, डबल रो बॉल बेरिंग, सेल्फ लाइनिंग बॉल बेरिंग, कोणीय संपर्क वाले बॉल बेरिंग, थ्रस्ट बॉल बेरिंग, क्षैतिज थ्रस्ट बॉल बेरिंग, ये तरह के बॉल बेरिंग जो है वो आते हैं। और रोलर में सेल्फ लाइनिंग बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, नीडल रोलर बेरिंग और टेपर रोलर बेरिंग, ये जो है रोलर बेरिंग में आते हैं। इन दोनों को हम बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग को हम एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कहते हैं, घर्षण विरोधी बेरिंग कहते हैं। अब हम प्लेन बेरिंग के बारे में जानेंगे। प्लेन बेरिंग में इस बेरिंग को कम गति पर चलाने वाली शाफ्टों में प्रयोग किया जाता है, जिसमें शाफ्टों की गति कम होती है और शाफ्टों को बेरिंग प्रत्यक्ष रूप से आपस में संपर्क में रहते हैं। बेरिंग और शाफ्ट जो है आपस में संपर्क में रहते हैं। इसमें घर्षण जो है ज्यादा होता है और लुब्रिकेट का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। घर्षण बेरिंग जो है वो गन मेटल, ब्रोंज या पीतल, कास्ट आयरन आदि के बनाए जाते हैं। प्लेन घर्षण बेरिंग जो है आगे हम बताएंगे कितने प्रकार के हैं। ये सॉलिड बेरिंग, जिसमें जो है गन मेटल, ब्रोंज, कास्ट आयरन आदि धातु के बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग जो है कम गति पर शाफ्ट चलाने में होता है और इसलिए ऑयलिंग के लिए इनके ऊपर ऑयल होल बना होता है। आप देखेंगे ये है पूरा का पूरा बेरिंग जो है। और इस देखेंगे अगर यहाँ पे नीचे वाले में 1/4 क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक जो है ये आपको बुश मिलेगा जो इससे निकल भी सकता है, और इसके अंदर शाफ्ट जो है डाल देते हैं और ये घूमती रहती है। शाफ्ट घूमने से जो घर्षण पैदा होती है तो ये बुश घिस जाती है, निकाल के फिर हम बुश को दोबारा डाल देते हैं। ऊपर जो आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा छेद बना हुआ है, ऑयल होल बना हुआ है, इसके जरिए जो है लुब्रिकेशन जो है होता रहता है। उसके बाद है सेल्फ अलाइनमेंट बुश बेरिंग। ये पिछले वाले बेरिंग की तरह ही है पूरा का पूरा, लेकिन इसके अंदर जो ये गोल जो दिया हुआ है ये अलाइनमेंट में जो है इधर से उधर जो है थोड़ा सा रोटेट होकर के सेल्फ अलाइन कर लेता है। तो इस प्रकार के बेरिंग को स्पोर्ट पॉइंट के मध्य लोड के कारण कुछ कोणीय मिस अलाइनमेंट, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोणीय जो है मिस अलाइनमेंट होती है, ये डिफ्लेक्शन होती है, तो अपने आप जो है ये सेल्फ इसको जो है अलाइनिंग कर लेता है। बेरिंग बुश को विशेष प्रकार की स्लीव में प्रेस किया जाता है। तो नीचे आप देखेंगे इसकी ड्राइंग जो है उसी तरह से बुश बेरिंग की तरह है, पर इसमें जो है सेल्फ अलाइनमेंट है और इधर से ऑयल होल का छेद दे रखा है जिससे इसमें हम लुब्रिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग है, चित्र में दिखाया गया है। ये एडजस्टेबल स्लाइड है। इस प्रकार की बेरिंग में वियर की एडजस्टमेंट की सुविधा रहती है। वियर के एडजस्टमेंट के लिए बेरिंग हाउसिंग में टेपर छेद जो है फिट कर दी जाती है और बेरिंग को नट के द्वारा जो है अंदर प्रवेशित किया जाता है। यहाँ नट खोल करके फिर इसके अंदर हम बेरिंग डाल देते हैं। उसके बाद आती है स्प्लिट बेरिंग। इस प्रकार की बेरिंग दो भागों में विभाजित किया जाता है।
इसके बाहरी सतह पर कॉलर बनी होती है और इसे कास्ट आयरन के प्लमर ब्लॉक में फिट कर दिया जाता है। तो ये देखेंगे, ये पूरी की पूरी स्प्लिट बेरिंग है, इसको प्लमर ब्लॉक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये नीचे वाला पोर्शन है ये आपका मेन बेरिंग है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है आप जो देख रहे हैं ये स्प्लिट हो जाता है, अलग हो जाता है। और अब इस वक्त इसमें इसको दोनों को जोड़ के दिखाया गया है, दोनों को जोड़ के ऊपर से जो है इसमें नट और बोल्ट जो है इसमें फिट कर दिए गए हैं, और बीच में जो है आपको इसमें बुश मिलेगी। तो ये बुश बेरिंग का ही एक प्रकार है जिसमें ये दोनों पोर्शन को स्प्लिट कर दिया जा सकता है। तो इसे हम प्लमर ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। अगला जो बेरिंग है वो है थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग को फुट स्टेप बेरिंग भी कहते हैं। इसमें लोडिंग बेरिंग की अक्ष के समांतर होती है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो है नीचे वाला ये पूरा मेन बेरिंग है, और उसके बाद इसमें जो है ये कॉलर डाला हुआ है, और ये शाफ्ट है जो वर्टिकली इसके अंदर डाली गई है। तो ये जो कॉलर है, बुश है, अगर घिसना भी होगा तो ये बुश जो है घिस जाएगी, और उसके बाद इसको दूसरी बुश को रिप्लेस भी किया जा सकता है। इस पर वर्टिकली एक्सिस जो है थ्रस्ट के द्वारा जो है ये बेरिंग इसके अंदर चलती है। उसके बाद जानेंगे हम एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के बारे में। जैसा कि अभी पीछे भी हमने पढ़ा था, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग जो है इसमें गोलियों का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार की बेरिंग जो है शाफ्ट और बेरिंग में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में नहीं आती है, क्योंकि बीच में जो है वो बॉल्स होती हैं बेरिंग के, और उसके बीच में रोलर या बॉल्स फिट होती हैं, जिसके कारण शाफ्ट जो है आसानी से घूमने लगती है। इसमें संपर्क क्षेत्र केवल बुश पॉइंट या लाइन ही नहीं होता, घर्षण भी कम हो जाता है। इसका प्रयोग अधिक व कम लोड पर, अधिक या कम गति पर किया जा सकता है। ये अलग अलग तरह की जो है होती हैं। इसमें अब घर्षण विरोधी बेरिंग के हम सामान्य लक्षण देखेंगे। मेन पॉइंट्स जो है इसमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है घर्षण विरोधी बेरिंग है। इसमें तो है रोलिंग एलिमेंट होता है, ये क्रोमियम स्टील का जो है बना होता है, अथवा क्रोम निकल स्टील का बना होता है, जिसका आकार जो है बोल्स, ये आप देखेंगे इसमें। तो ये है रोलिंग एलिमेंट, बोल्स है इसके अंदर बनी हुई है। बोल्स भी हो सकती हैं, टेपर रोलर्स भी हो सकते हैं, बैरल भी हो सकती है, नीडल भी हो सकती है, और इनकी सतह ग्राइंड पॉलिश अच्छी तरह से पॉलिश की जाती है। यह रोटेटिंग मेंबर्स या लोड रोलिंग एलिमेंट के द्वारा जो है इसको उठाया जाता है। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है वो है रेसिस। यह उच्च ग्रेड क्रोमियम स्टील या क्रोम निकल का बना होता है। ये कठोर ग्राइंड या पॉलिश किए हुए होते हैं। आंतरिक और बाहरी ग्रूव के रेस होते हैं जो रोलिंग को एलिमेंट और गाइड प्रदान करते हैं। चित्र में आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है ये इनर रेस है, और ऊपर वाला जो है ये आउटर रेस है। केज जो है अगला पॉइंट है, ये प्लास्टिक या ब्रास स्टील के बने होते हैं केज। प्रत्येक रोलिंग एलिमेंट को अन्य से केज के द्वारा ही अलग करते हैं। आप देखेंगे इसमें एक रोलिंग एलिमेंट ये है बोल, दूसरा रोलिंग एलिमेंट ये है, और इन दोनों को जो है जोड़े रखने के लिए, अलग रखने के लिए ये बीच में केज बनाई गई है एक तरह से। तो केज के बीच में ये बोल जो है टिकी रहती है, तथा रोलिंग एलिमेंट तथा केज आंतरिक और बाहरी रेस के मध्य जो है होते हैं। उचित फिट और रोलिंग एलिमेंट केज में ही रखे जाते हैं। अब हम जानेंगे घर्षण विरोधी बेरिंगों के प्रकार। तो इसमें बॉल बेरिंग है, बॉल बेरिंग के प्रकार के बारे में जानेंगे। बॉल बेरिंग में घर्षण कम होता है। इस प्रकार के बेरिंग बाहरी रेस, आउटर रेस और इनर रेस के मध्य पूर्व परिधि में बॉल से फैले होते हैं। जैसे कि पीछे भी हमने चित्र में देखा था, आउटर और इनर रेस थे। इसी के कारण बाहरी रेस व आंतरिक रेस एक दूसरे के सापेक्ष सरलता से घूम सकते हैं और कार्य करते हैं अनुसार जो है बॉल बेरिंग प्रयोग में लाए जाते हैं। ये देखेंगे, ये इनर रेस है और बाहर वाला जो है वो आउटर रेस है, और इसके बीच में बॉल है। तो इनर रेस भी घूमता है, आउटर रेस भी जो है वो घूम आसानी से बीच में जो है बॉल के कारण से घूमता है। सिंगल रो बॉल बेरिंग्स नेक्स्ट इसका जो है प्रकार है। इसमें बेरिंग्स में बाहरी व आंतरिक रिंगों में केवल एक ही खांचा काटा जाता है, जिसमें गोलियों की एक ही रो होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक रो की जो है इसमें गोलियां हैं इसमें, इसलिए इसे सिंगल रो बॉल बेरिंग कहते हैं। जहां गति अधिक हो और भार चारों ओर से हो, वहां इसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डबल रो बॉल बेरिंग है। चित्र में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बॉल जो है, बॉल की रो है, एक ये रो है, एक दूसरी रो है, ये डबल रो बॉल बेरिंग है। इस प्रकार के बॉल बेरिंग में बाहरी व आंतरिक रिंग में दो ग्रुप कटे होते हैं, और जिसमें बॉल्स की दो रो होती हैं और केज में गोलियां सेट होती हैं। ऐसे बेरिंग का प्रयोग एक ही दिशा में पड़ने वाले भार में किया जाता है,
और ऊर्ध्वाधर मिलिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेरिंग। आप देख रहे हैं चित्र में, ये सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेरिंग है। इस बेरिंग में बाहरी रेस में गोलाकार बोर होता है। ये बोरिंग जनरल लोड को उठाती है जो शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट के कारण कुछ झुकी होती है। तो आप देख रहे हैं ये जो आउटर रेस है, आउटर रेस में जो इनर रेस है वो किसी कोणीय दिशा में जो है घूम भी गया है। तो पूरी की पूरी जो बॉल्स की रो है वो कोणीय दिशा में अलाइन हो गई। तो इस प्रकार का अगर कोई अलाइनमेंट होता है तो अपने आप जो है ये सेल्फ अलाइन कर लेता है ये बेरिंग, इसलिए इसको सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कोणीय संपर्क वाले बॉल बेरिंग, जो कि चित्र में आप देख रहे हैं। इस प्रकार के बेरिंग जो है अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड भी जो है सहन करने के बराबर होते हैं, करने के होते हैं। चित्र में ये कोणीय संपर्क वाला सिंगल रो बॉल बेरिंग दिखाया गया है। उसके बाद थ्रस्ट बॉल बेरिंग होता है। इस प्रकार के बॉल बेरिंग का उपयोग केवल ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट लोड सहन करने के लिए बनाया जाता है, न कि किसी प्रकार का रेडियल या लोड के लिए। एक है क्षैतिज अनथ्रस्ट बॉल बेरिंग, हॉरिजॉन्टल एंड थ्रस्ट बॉल बेरिंग से बोलते हैं। विशेष थ्रस्ट बेरिंग भी उपलब्ध होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली थ्रस्ट भी बर्दाश्त कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट रोलर बेरिंग के बारे में। तो रोलर बेरिंग में आप देख रहे हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि इसमें बॉल्स की जगह रोलर्स फिट कर दी गई हैं। तो इस प्रकार के बेरिंग को हम रोलर्स जो है बेरिंग कहते हैं। इसमें बाहरी मेंबर और आंतरिक मेंबर खांचे बनी हुई रेस के साथ मिलती है। इसका चयन इस प्रकार की रेस को लॉक करने की आवश्यकता होती है, इस पर निर्भर करता है। रोलर बेरिंग जनरल लोड को उठाने तथा समान आकार के बॉल बेरिंग से अधिक रेडियल लोड को उठाने में जो है ज्यादातर इस्तेमाल होता है। रेडियल लोड के लिए जो है रोलर बेरिंग का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसमें भी कई प्रकार हैं। एक सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेरिंग है। जो पीछे वाला प्रकार हमने देखा था ये सिंपल रोलर बेरिंग है, ये सेल्फ अलाइनिंग है। तो सेल्फ अलाइनिंग में आप देखेंगे कि जो आउटर रेस है, बाहरी रेस में गोलाकार बोर होता है और बैरल आकार के रोलर होते हैं। अत्यधिक भारी रेडियल लोड उठाने के लिए डबल रोलर बेरिंग का भी उपयोग करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे सेल्फ अलाइनिंग में बाहरी जो रेस है वो बिल्कुल सीधा है और जो इनर रेस है वो बिल्कुल जो है कोण पे जो है झुका हुआ है। और इसमें डबल रो की जो है रोलर बेरिंग का इस्तेमाल किया गया है और इस प्रकार से शाफ्ट जो है अपने आप इसको सेल्फ अलाइन कर लेती है। नेक्स्ट है रोलर बेरिंग में नीडल रोलर बेरिंग। तो इसमें हम रोलर की जगह जो है पतली पतली नीडल का उपयोग कर लेते हैं। नीडल बेरिंग का उपयोग हाउसिंग में सीमित स्थान के कारण बेरिंग के बाहरी व्यास प्रतिबंधित होने वाले स्थान पर किया जाता है। इसमें नीडल रोलर जो कि बहुत ही छोटे व्यास के होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। दी गए चित्र में आप देख रहे हैं, देखिए छोटी 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 नीडल जो है पेरिफेरी में लगी हुई हैं। तो ये नीडल रोलर बेरिंग आती है। इसमें भी आप देख रहे हैं ये थोड़ी उससे मोटी नीडल लगी हुई है और यहाँ पे थोड़ी और लंबी और मोटी नीडल लगी हुई है। तो इस प्रकार ये नीडल रोलर बेरिंग है। उसके बाद जो है वो टेपर्ड रोलर बेरिंग है, जिसमें जो रोलर है वो थोड़े से टेपर आकृति में कर दिए जाते हैं। अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा टेपर की ओर जो है रोलर जो है बने हुए हैं। इस प्रकार के बेरिंग को उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड लेने के लिए उपयोग किया जाता है। जहां रेडियल लोड की अपेक्षा अधिक थ्रस्ट हो वहां पर कम टेपर एंगल वाले रोलर बेरिंग का उपयोग किया जाता है। यह बेरिंग केवल एक ही दिशा में थ्रस्ट लेने के लिए बनाई जाती है। जहां पर विपरीत थ्रस्ट हो वहां पर बेरिंग को विपरीत दिशा में जोड़े में माउंट में किया जाता है। अन्य प्रकार की बेरिंग्स में आते हैं पेडेस्टल बेरिंग के साथ वाल ब्रैकेट, सिंगल कॉलर बॉल, सिंगल कॉलर बेरिंग, मल्टी कॉलर बेरिंग। आप देख रहे हैं चित्र में ये सिंगल कॉलर है। इसमें जो है एक ही कॉलर शाफ्ट के ऊपर बनाया हुआ है और बेरिंग साथ में लगा हुआ है। और मल्टी कॉलर में शाफ्ट में जो है कई कॉलर बनाए हुए हैं। तो ये भी अन्य प्रकार के बेरिंग में आता है। पेडेस्टल बेरिंग के साथ पिलर ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं या पेडेस्टल बेरिंग के साथ जो है जे हैंगर का उपयोग कर लेते हैं। और एक जो है प्लमर ब्लॉक सेल्फ अलाइनिंग। अभी प्लमर ब्लॉक हमने शुरू में जाना था। प्लमर ब्लॉक जो है प्लेन बेरिंग के अंदर आता है। अब उसी के अंदर अगर हम प्लमर ब्लॉक में बॉल बेरिंग सेट कर दें वो भी सेल्फ अलाइनमेंट, तो ये अलग तरह का जो है एक बेरिंग बन जाता है। जैसे ये पूरा का पूरा जो है प्लेन बेरिंग है, बुश बेरिंग है और इसके अंदर जो है ये अंदर हमने बॉल बेरिंग फिट कर दिया। और ये भी बॉल बेरिंग किसी भी कोण पे जो है ये अगर मिस अलाइनमेंट हो शाफ्ट तो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। तो ये एक अलग प्रकार की जो है दो तरह की बेरिंगों को जोड़ के बनाया गया है। आज मैंने आपको
कॉटर, कॉटर के जोड़, कॉटर जोड़ के प्रकार, कपलिंग, कपलिंग के प्रकार, उसमें फ्लेंज और मफ कपलिंग हमने जाना। अन्य कपलिंग में हमने यूनिवर्सल जोड़, क्लॉ क्लच, ओल्डम कपलिंग, कोनिकल फ्रिक्शन के बारे में जाना। बेरिंग धातु, बेरिंग, बेरिंग परिचय, बेरिंग धातु, बेरिंग के प्रकार, प्लेन बेरिंग, प्लेन बेरिंग के प्रकार, घर्षण विरोधी बेरिंग और घर्षण विरोधी प्रकार के बारे में आज मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।